हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम फिजिक्स का पार्ट थर्ड लेकर के आए हैं। जो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन का सीरीज हम पर डे ला रहे हैं उसका ये पार्ट थर्ड है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी भविष्य में मिलते रहेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले अभी के अभी आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलेगा लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको आंसर करना होता है। तो इसीलिए अभी से आप वीडियो को लाइक कर दें। ये क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपने हमारा पिछला 2 सेट देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं, एग्जाम में पूछे हुए होते हैं और पूछे जाने की संभावना भी इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अच्छे से इसको ध्यान से देखना है और कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा भी बताता हूं तो उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, भौतिक के टॉप 25 क्वेश्चन। साथ ही साथ दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसे देख सकें और फायदा उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने निकल के आता है कि मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु क्या लगा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण। तो कौन सा दर्पण लगा होता है मोटर वाहनों में? जैसे हमारे मोटर वाहन में जो हम पीछे देखने के लिए एक मिरर लगाते हैं, वो कौन सा मिरर होता है? तो अब देखो, आपको ये समझना होगा, ये तरीका है एक समझने का कि मोटर वाहन के पीछे जो लगा हुआ होता है उसमें चीजें बहुत छोटी दिखाई देती हैं। वहां पे उसमें आप देखेंगे तो उधर की पीछे की आपको 4-5 गाड़ियां उसमें दिख जाती हैं। तो उसमें ऐसे दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो चीजों को छोटा करे, तो यहां पर आपको देखे बेलनाकार दर्पण की कोई जरूरत हमें होती नहीं है और समतल दर्पण जो है वो समान रूप से चीजों को उतना ही बड़ा दिखाता है। तो ये दोनों कभी भी ऑप्शन में आंसर नहीं होता है, आपको हमेशा उत्तल या अवतल में कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर मैं आपको बहुत ही आसान सा ट्रिक बता दे रहा हूं कि अगर हमें चीजों को छोटा देखना है तो इन दोनों में छोटा दर्पण कौन सा दिख रहा है आपको? उत्तल छोटा है या अवतल छोटा है? तो ऑब्वियसली उत्तल में हमने 3 डिजिट यूज किए हैं, अवतल लिखने में हमने 4 डिजिट यूज किए हैं। ऑब्वियसली जो छोटा है वही छोटा दिखाएगा, तो उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, अगर चीजों को छोटा दिखाना है तो छोटा वाला, अगर चीजों को बड़ा दिखाना है तो बड़ा वाला। ठीक है, चलिए ऐसे ही अब कुछ और भी क्वेश्चन है, हम इसका रिवीजन भी कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं यहाँ पे कि कमरे की अगल बगल की 2 दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो देखो, जैसे कि अगर 2 दीवार है, आपने कभी नाई के पास अगर आप गए होंगे बाल कटवाने के लिए, उसके आगे भी एक मिरर और पीछे भी एक मिरर जो पीछे के बालों को देखने के लिए लगाया जाता है, अगर वो लगा हुआ रहे तो आप देखेंगे उसमें कि बहुत सारी प्रतिबिंब बनते दिखाई देती हैं, एक उधर एक इधर एक इधर, यानी कि वो कंटिन्यूअसली बहुत सारी बनती है, इसीलिए वो उसे काउंट नहीं किया सकता, हम उसे कहते हैं अनगिनत। ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु कौन सा दर्पण प्राप्त होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या कोई भी दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। अब देखिए, तस्वीर 2 तरह की बनती है, एक आभासी जिसे हम काल्पनिक भी कहते हैं और दूसरी होती है वास्तविक जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। तो ये कहाँ बनती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखें, अगर हम बात करें कि समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में आपने देखा होगा कि इसमें आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, आभासी। इसके लिए जब मैं आगे इससे आपको दर्पण से रिलेटेड ही चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो अभी आप याद रखें कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। वहीं अगर हम बात करें कि उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब, लेकिन अवतल दर्पण जो है ये वास्तविक रियल इमेज ये बनाता है। तो ध्यान रखना है। लेकिन सभी केसेस में अवतल दर्पण भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। एक केस ऐसा भी आता है जहां पे ये भी आभासी प्रतिबिंब बना के देता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये आपको वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज ही बना के देता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम कि दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होगा?
अब देखिए, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है और जो मैंने आपको ट्रिक बताया था छोटा और बड़ा वाला, उसी पे ये सेट हो रहा है। तो दंत चिकित्सक जो होते हैं वो दांत को देखते हैं, तो दांत तो बहुत छोटा है, तो उन्हें क्या करना होगा, देखने के लिए जूम करना होगा। तो उन्हें ऐसा दर्पण चाहिए जो उस दांत को जूम करके दिखाए, ताकि कहाँ कीड़ा लगा हुआ है वो उन्हें पता चले। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन कामों के लिए कभी भी समतल दर्पण और बेलनाकार दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। या तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा या फिर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर बताइए, उत्तल और अवतल में बड़ा कौन है? बड़ा है हमारा अवतल, तो हमारा आंसर हो जाएगा अवतल। बड़ा है अवतल, तो आंसर होगा अवतल। और यहां पे आप दर्पण याद रखेंगे, दर्पण और लेंस दो अलग अलग चीजें हैं। मैं अभी दर्पण के लिए ट्रिक आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, दर्पण याद रखना है आपको। उत्तल छोटा करेगा, अवतल बड़ा करेगा। ओके, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी हुई पेंसिल का डूबा भाग कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो कैसा दिखाई देगा, जो आंशिक रूप से अगर वो डूबा हुआ है तो वो कैसा दिखाई देगा। तो अगर आपने कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जहां तक पानी रहता है वहां तक ठीक है, जैसे ही पानी में वो गया तो वहां से वो आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, जल की सतह से वो मुड़ा हुआ नजर आता है। जल की सतह के नीचे जैसे ही वो जाएगा वहां से वो मुड़ा हुआ नजर आता है। तो ये जो है प्रकाश की एक प्रक्रिया है जिसे हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, अपवर्तन में नाम आता है अप। अपवर्तन में क्या नाम आ रहा है, अप। अप को अंग्रेजी में अप मतलब उठा हुआ। तो अपवर्तन से जो भी रिलेट चीजें आपको नजर आएंगी वो आपको उठी हुई नजर आती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पेंसिल है या रड है वो अंदर जाके सीधे अंदर जाना चाहिए था, वो जाके सीधे अंदर ना जाके जहां से पानी में इन करता वहां से थोड़ा सा उठ जाता है, इसीलिए वो टेढ़ा नजर आता है। सूर्य कभी कभार आपको सूर्योदय से पहले ही दिखाई दे जाता है या फिर सूर्यास्त के बाद तक भी दिखाई देता रहता है, तो वो भी उठा हुआ होता है। उससे नीचे जाना चाहिए था लेकिन फिर भी वो उठा हुआ होता है, वो भी अप रहता है। सिक्का जो आप डालेंगे पानी में तो वो भी आपको तल से ऊपर दिखाई देता है, तो वो भी उठा हुआ दिखता है। तो ये सब क्या है, अपवर्तन। अप हो रहा है, चीजें अप हो रही हैं, ऊपर आ रही हैं। तो अप का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अपवर्तन। आई होप अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण। अब ये भी आपको वही ट्रिक काम करेगी, वही ट्रिक का रिवीजन यहां पर भी आपको मिलेगा। तो कार के हेडलैम्प में कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो फिर से अब देखिए इसमें क्या है, आपको यहां पर क्या हम करेंगे कि यहां पर आपको कुछ अलग सा क्वेश्चन दे दिया गया है। तो यहां पर मैं आपको आंसर बता देता हूं। यहां पे परवलयिक अवतल दर्पण का बात किया गया है, ठीक है। यहां पे अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अवतल दर्पण लगेगा, क्योंकि कार का जो हेडलैम्प होता है उसका काम होता है, जैसे कि यहाँ पे ये हेडलैम्प है तो इसका काम है कि रोशनी को फैला देना पूरे रोड पे, इस तरह करके हम फैलाते हैं, तो लगेगा वहां पे अवतल दर्पण। लेकिन कौन सा अवतल दर्पण लगेगा, तो कभी भी गोलीय दर्पण जो होता है वो नहीं लगेगा, यहाँ पे परवलयिक लगता है, पैराबॉलिक। याद रखेंगे आप, पैराबॉलिक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अवतल और उत्तल के लिए मैंने जो ट्रिक बताया है वो हर जगह लगेगा, हर क्वेश्चन में लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसमें ज्यादा डिटेल अब नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का, ये यानी कि ये कौन सा प्रकाश की परिघटना है जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष का बनना जो है ये क्या है, तो ये है, आपको दो तरह की चीजें इसमें होती हैं, परिक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दोनों के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जिसे हम कहते हैं या फिर परिक्षेपण कहते हैं, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों ही चीजें यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्षितिज के नीचे वास्तव तल में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। अभी मैंने आपको बताया था ये किस कारण से होता है। तो यहाँ पे देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। आसान सा प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस आपको ट्रिक याद रखना है, समझ में अगर आ गया है तो। यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी, वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कम हो जाती है, वायुमंडल नहीं होगी तो दिन की अवधि क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा रुकने के उपरांत इंद्रधनुष कहाँ बनता है, सूर्य की ओर, सूर्य के विपरीत दिशा की ओर, कहाँ बनता है ये बताइए आप। सूर्य ना हो तब भी दिखाई देगा, ये क्या है,
बताइए जी क्या कहाँ बनेगा। तो देखिए अभी आप समझो कि इंद्रधनुष बनने के लिए क्या चाहिए, लाइट। तो लाइट किस सोर्स से निकलता है, मान लो ये सूर्य है तो लाइट इधर इधर दे रहा है लाइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर इधर लाइट दे रहा है तो इधर ही कहीं इंद्रधनुष बनेगा, क्योंकि सूर्य के ऑपोजिट बनेगा। सूर्य से लाइट निकल रहा है तो सूर्य के ऑपोजिट यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा में, क्योंकि अब यहीं पे सूर्य है तो यहीं पे कहां से बनेगा, ये प्रकाश इधर से निकला तो अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे इंद्रधनुष बन गया तो ये सूर्य के ऑपोजिट हुआ। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है। इसको इन क्वेश्चंस में काफी लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग, प्राथमिक वर्ण कौन से हैं, प्राथमिक वर्ण कौन से हैं। तो कौन से हैं प्राथमिक वर्ण, 3 प्राथमिक वर्ण यहाँ पे पूछे गए हैं। कौन से हैं 3 प्राथमिक वर्ण, तो 3 प्राथमिक वर्ण आपको याद रखना है, नीला, हरा व लाल। नीला, हरा और लाल जो है ये प्राथमिक रंग कहते हैं, और इन्हें मिलाने से जो कलर बनते हैं, इन्हें मिलाने से जो कलर बनते हैं वो कहलाते हैं द्वितीयक रंग। ठीक है, द्वितीयक रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक वर्ण। अब यहाँ पे प्राथमिक वर्ण आपसे पूछ लिया गया है, तो अब इसका क्या आंसर है। वहां पे प्राथमिक रंग के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे प्राथमिक वर्ण पूछा गया है आपसे। तो प्राथमिक वर्ण क्या है, इंद्रधनुष के वर्ण है या श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्ण है, वह है जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते, यानी कि यहाँ पे इसका आपको डेफिनेशन पूछ लिया गया। तो देखें ये जो है प्राथमिक वर्ण, ये ऐसे रंग होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं जिसे हम किसी को मिला के नहीं बना सकते हैं, ये आपको अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम प्राथमिक सिंगल कलर कहते हैं, प्राइमरी कलर कहते हैं। ये किसी को मिला के आपस में नहीं बन सकता है। ओके, और द्वितीयक रंग वे होते हैं जिन्हें 2 अलग अलग रंगों को मिलाने से बनता है। जैसे कि आपने अगर कभी भी पढ़ा हुआ होगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल अकेले आते हैं, तो वही चीज है जैसे प्राथमिक रंग है वही वॉवेल, आप वॉवेल से उसे समझ सकते हैं कि वॉवेल अकेला आता है, वह भी अकेला ही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना के सदृश यानी रेटिना के समान है, रेटिना के समान जान पड़ता है, कौन सा है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मानव का जो रेटिना के समान है। रेटिना पे क्या बनता है, रेटिना पे क्या बनता है, कैमरा का जो फिल्म होता है, फिल्म कैमरा में भी एक फिल्म होता है, तो ये फिल्म का मतलब आप मूवी ना समझ लीजिएगा, ये जो है उसी पे सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, रेटिना पे ही, तो वहीं पे, तो यही चीज है फिल्म वही चीज है, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से किस प्रकार भिन्न है, प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंग से किस प्रकार भिन्न है। तो यहां पे समझ लीजिए कि प्रकाश की तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, जबकि ध्वनि तरंग नहीं है, जबकि ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ओके, तो ये आंसर नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, प्रकाश जो है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ध्वनि जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होगी। तो याद रखना है अवरक्त, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अवरक्त जो है, इंफ्रारेड जो है वो उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होगी। अब देखो तरंग दैर्घ्य रेड होती है, रेड, और उसके बाद भी आएगा इंफ्रारेड यानी कि रेड से भी आगे, तो इसी क्या हो जाएगा, ये सबसे लंबी हो जाएगी तरंग दैर्घ्य। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करती है उसे हम क्या कहते हैं। अब रेडियो तरंगों को तो आपने अगर हमारा देखा होगा कि जो हमारे जो अलग अलग मंडल होते हैं, हमारे जो वायुमंडल के अलग अलग स्तर होते हैं, तो उसमें कहाँ पर नेट वगैरह संबंधी सैटेलाइट वगैरह कहाँ पे लगे हुए होते हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो है ये आयन मंडल में होता है, आयन मंडल से वो चीज़ें टकरा के वापस आती हैं और हम टीवी, रेडियो, इन सब चीज़ों का यूज कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्यों ऐसा हो पाता है कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये क्या होता है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण, यानी कि पृथ्वी सीधी नहीं है, वक्र है, तो कारण सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाता। ये सिग्नल सीधा जाता है और ये वक्रता टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए वहां तक वो नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडार का उपयोग क्यों किया जाता है, रेडार का प्रयोग हम क्यों करते हैं। रडार होता क्या है ये भी आपको पहले पता होना चाहिए। तो रडार जो है यहाँ पे उपयोग ही पूछा गया है। रडार का वैसे फुल फॉर्म होता है, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं।
देखिए रडार का क्या होता है, रडार RADAR होता है। तो इसे हम RA से रेडियो हो जाता है, उसके बाद D से होता है डिटेक्शन, उसके बाद A से होता है एंड, और R से होता है रेंजिंग। यानी कि इसका काम होता है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि कोई भी उस वहां पे एक रडार लगा हुआ होता है, तो वो रडार उस क्षेत्र में आने वाले विमानों का पता लगाती है, उस क्षेत्र में आने वाले विमानों का पता लगाती है, यानी कि वायुयान जैसे कि पहचान और स्थिति निर्धारण कहाँ पे है, ये काम इसका करना होता है। रडार का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लें, एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो दिखाता है कोरोना या किरीट, याद रखने वाली चीज है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसी होती है? ऊपर ही मैंने डिस्कस किया था, आभासी होती है। कैसी होती है? आभासी होती है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण का न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए? तो सीधी सी बात है कि जितनी भी व्यक्ति की लंबाई है, अगर वो उसका आधी लंबाई का समतल दर्पण ले ले तो वो अपने पूरे शरीर को देख सकता है। तो कहां पे है आधी लंबाई? हाँ, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि आकाश की नीलिमा का क्या कारण है? आकाश जो नीला रंग दिखाई देता है, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, ये किसके कारण संभव हो पाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। क्या है कि ये प्रकाश की जो परिघटनाएं होती हैं उसी में से एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको प्रकीर्णन दिखेगा। क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक प्रकीर्णन है, तो इसी कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। और आपको स्वच्छ आकाश जो होते हैं वो भी आपको नीला दिखाई देता है। और धरती की जो पानी है, धरती का जल जो है वो भी नीली रंग की ही दिखाई देती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमने देखा है कि पानी भी नीला रंग का दिखाई देता है और आकाश भी नीला रंग का ही दिखाई देता है। इसलिए इसका कारण जो है ये क्या है? ये प्रकीर्णन है। जो कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है? तो वो है नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा अधिक है। वहीं अगर हम करें, देखिए सबसे ज्यादा तो वैसे बैगनी रंग का होता है, लेकिन बैगनी रंग ना दिख के हमें दिखाई देता है नीला रंग। ठीक है, नीला रंग दिखाई देता है। वहीं लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि क्यों होता है ऐसा? लिखने और पढ़ने के लिए, यानी कि नजदीक की चीजें आपको नहीं दिखाई देती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि जब भी आपकी नजदीक की चीजें दिखाई ना देने लगती हैं तो हमें चश्मा क्यों लगाना पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो नेत्र की समायोजन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है। वहीं अगर नेत्र का गोलक छोटा हो जाए तो हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देंगी, और वो ठीक है। और अगर नेत्र की समायोजन क्षमता, हमें नज़दीक की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देंगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये समझना। अगर दूर की वस्तु ना दिखाई दे तो सी, अगर नजदीक की वस्तु ना दिखाई दे तो बी, समझ लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र का समायोजन, अब ये नेत्र का समायोजन, उसमें क्वेश्चन था, अब यहाँ पे नेत्र के समायोजन किसके द्वारा होता है? तो ये जो है ये सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे हमारे आंख के पीछे एक मसल होता है जिसे हम सिलियरी मसल कहते हैं, पेशी, रोमाक पेशियां कहते हैं। यही कभी आपको समायोजित करने के लिए कभी बड़ी हो जाती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं, तो इसी का ये काम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम कि जब कोई व्यक्ति तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट नहीं देख सकता है। आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी आप तेज धूप में बाहर में हो और उसके बाद आप रूम में आए तो आपको कुछ नजर ही नहीं आता हो, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो होता है कि ये जो आपकी परितारिका होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं, तो वो पुतली को तुरंत फैला नहीं पाता, इसीलिए अंधेरा, जैसे ही जैसे वो धीरे धीरे होगा तो वो तुरंत फैलता है, थोड़ा समय लेता है फैलने में, और जैसे ही वो फैल जाता है तो वो आपको कमरा में सब कुछ आसान सा सेम लाइट में सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। शुरुआत में आप देखेंगे कि अंधेरे, जैसे ही लाइट आपकी जाती है तो आपको अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ पे बिताएंगे समय तो आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि ज़्यादा रोशनी से कम रोशनी में क्या होता है कि हम वहाँ पे जितना ज़्यादा वो पुतली फैलेगी उतना ज़्यादा हमें अंधेरा में नजर आएगा। ज़्यादा रोशनी पर आप देखेंगे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो ये कारण होता है कि क्या कि पुतली वहाँ पे फैलेगी नहीं, वहाँ पे बंद हो जाएगी,
तो वो तुरंत फैलने में थोड़ा समय लेता है। तो इसीलिए क्या है कि अंधेरे जैसे ही हम तेज प्रकाश से कम प्रकाश में आते हैं तो वहाँ पे हमें कम दिखाई देने लगता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त होते हैं हमारे ये सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ये आपको ट्रिक अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और जरूर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिल पाएंगे। हम आपके लिए अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिजिक्स तो आ ही रहा है, इसके अलावा आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को देखने के लिए जरूर से जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी आपको मिलने शुरू हो गए हैं, तो वो भी आप जरूर देखा करें, मिस ना करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।